हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम जो आपका हिंदी क्लास 12 का जो आपका क्या है हिंदी जो आपका क्लास 12 का आपका हिंदी है जो आपका हिंदी है उसका ही चैप्टर नंबर कितना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। इसका हम क्या देखेंगे, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का आपका नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा जैसे आपका ये चैप्टर का नाम हो गया। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपका लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपका अभी देखने वाले हैं, उसमें से आप काउंट करते चलिएगा कि आप कितना ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी भी कर लीजिए। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से आकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला है आपका कि एक नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले वो देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा से के अंतर्गत आता है। जो आपका ओ सदा नीरा जो आपका चैप्टर है ओ सदा नीरा, इसको लिखे कौन है, आप जानते होंगे। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी इसके लिखे हुए हैं कौन से चैप्टर को, तो ये लिखे हुए हैं यही ओ सदा नीरा पाठ को लिखे जगदीश चंद्र माथुर जी। इनके द्वारा यह लिखा गया चैप्टर है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा से संबंधित है। क्या है, कहानी है कि कविता है कि निबंध है, क्या है। तो यह एक में है कि निबंध, एक में निबंध दिया हुआ है, बी में कहानी है, सी में कविता है और डी में नाटक है। क्या हो जाएगा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आती है, तो ये आपका निबंध के अंतर्गत आती है। निबंध के अंतर्गत कहानी नहीं होगा। आपका चैप्टर में कहानी कौन है, कहानी एक आपका है उसने कहा था है जो आपका एक कहानी है। और ये आपका कविता तो बहुत है। और इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, निबंध है। और शब्द नीरा क्या है, तो ये आपका निबंध है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर थे वे क्या थे, यानी वो कुछ कामों में करते थे, वो क्या करते थे। तो एक में है कि निबंधकार थे, कि बी में है कहानीकार थे, किसी में नाटककार थे, कि डी में उपन्यासकार थे। क्या थे, जगदीश चंद्र माथुर जो थे वह मूलतः यानी जो ओ सदा नीरा पाठ के जो लेखक थे जगदीश चंद्र माथुर, वह क्या थे, तो एक में निबंधकार, बी में कहानीकार, सी में नाटककार और डी में उपन्यासकार थे। क्या थे वे, आप लोग जानते होंगे कि वे क्या थे, तो वे एक थे नाटककार। क्या थे, वे थे अब नाटककार थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। वो नाटककार थे, निबंधकार नहीं थे, कहानीकार नहीं थे, उपन्यासकार नहीं थे, वे नाटककार थे। और अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। जो बिहार के कौन सी संस्कृति यानी कल्चर है जिस पर लिखी गई है ओ सदा नीरा जो आपका चैप्टर है, वह किस बिहार के किस क्षेत्र पर लिखा गया है। एक में है कि सारण, एक में दिया हुआ है सारण, बी में है तिरहुत, सी में है मिथिला और डी में है चंपारण। किस पर लिखा गया है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र पर लिखी गई है, तो ये आपका सारण पर नहीं लिखी गई है, सारण पर नहीं, तिरहुत पर भी नहीं लिखी गई है, मिथिला पर भी नहीं, चंपारण पर लिखी गई है। चंपारण पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, या चंपारण पर लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो चंपारण क्षेत्र में जो बहुत बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण क्या है। एक में है जंगलों का कटना, बी में है नदियों की अधिकता, सी में है नदियों की तीव्र धारा और डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ का जो मुख्य कारण है वह है जंगल जब कटाई होती है तो उसका जो होते हैं नदी के बहाव वह रोकने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ आता है। तो चंपारण में क्षेत्र बाढ़ का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, जंगलों का कटना। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। माथुर जी यानी माथुर जी किसके बात की जाए, जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में इसका कहा जाए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी तो वे किस राज्य के जो शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। एक में है मध्य प्रदेश के, बी में है कि आंध्र प्रदेश के,
सी में है बिहार के, कि डी में है उत्तर प्रदेश के। किस प्रदेश के जो है माथुर जी किस प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो आप जानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के नियुक्त हुए। अपने बिहार के ऐसा नहीं, आप बिहार के तो सभी पे बिहारी लगे, ये मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, आंध्र प्रदेश के नहीं, बिहार के नहीं और उत्तर प्रदेश के नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक, 300 पीछे वर्ष तक किसका शासन था? एक में है मौर्य वंश का, बी में है कि चालुक्य वंश का, और सी में है गुप्त वंश का, और डी में है कर्नाट वंश का। किस वंश का शासन था 12वीं सदी के? तो ये आपका मौर्य वंश का नहीं था, चालुक्य वंश का नहीं था, गुप्त वंश का नहीं था, ये कर्नाट वंश का शासन था। क्या था? कर्नाट वंश का। ऑप्शन नंबर डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेज सरकारें किस चीज़ की खेती करवाते थे? तो एक में है कि दलहन, कि बी में है नील, कि सी में है गेहूँ, कि डी में है तिलहन। किसकी खेती करवाते थे अंग्रेज सरकार देते हुए? एक में दलहन की नहीं करवाते थे, गेहूँ के भी नहीं करवाते थे, तिलहन के भी नहीं करवाते थे, सिर्फ ओनली नील की खेती। क्या पे नील की खेती से करवाते हैं? नील की खेती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यह है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? जब राजा हरि सिंह देव थे उनको गयासुद्दीन तुगलक का जब उसमें लड़ाई हो रही थी, उनका मतलब सामना कब करना पड़ा था? एक में है 1225 में, बी में है 1250 ईस्वी में, डी में है सी में है 1325 में, और डी में है 1350 में। कब करना पड़ा था राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का सामना? ये आपका करना पड़ा था 1325 में। 1325 में करना पड़ा था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका है अगला क्वेश्चन कि धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? जो धांगर जी वे नील की खेती करने के लिए के सिलसिले में कब लाया गया था? एक में है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, बी में 17वीं शताब्दी के अंत में, और सी में 19वीं शताब्दी के अंत में, और डी में इनमें से कोई नहीं। धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो ये आपका 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? जो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? आपका VVI क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा कि पुंडलिक जी कौन थे। तो ये पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, आपको हम बता दिए क्या थे पुंडलिक जी। तो आपका ये शिक्षक थे, जो आपका आंसर में भी यही होगा। क्या थे? शिक्षक थे। एक में है गांव का मुखिया, कि बी में शिक्षक, सी में चिकित्सक, डी में राजनीतिक नेता। आप बता दिए कि पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। बाकी ये गाँव का मुखिया भी नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे, राजनीतिक नेता नहीं थे, ये थे आपका शिक्षक यानी क्या थे वे आपका एक टीचर थे, शिक्षक टीचर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का रचित है? कौन सा एक नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है? तो एक में है कि दीपक, बी में है आधे अधूरे, सी में है कोणार्क, और डी में है ओ मेरे सपने। कौन सा लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सा नाटक जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है आपका कोणार्क। दीपक नहीं लिखा गया है, आधे अधूरे भी नहीं, ओ मेरे सपने भी नहीं, कोणार्क जो है आपका जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में यह है लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? कौन सी उपाधि है जो जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली थी? एक में है कि विधा प्रद शिक्षा का, बी में है विधा वरिधि का, सी में है विधा कामिनी का, और डी में इनमें से कोई नहीं। माथुर जी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो विधा प्रदक्षिणा का नहीं मिला था, विधा कामिनी का नहीं मिला था, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। विधा वरिधि का उनको क्या मिला था? उपाधि, यानी उसको उपाधि मिली थी किसको? तो जगदीश चंद्र माथुर जी को विधा वरिधि की। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? जब माथुर जी यानी जगदीश चंद्र माथुर जी जब भितिहरवा में पहुंचे थे तो उनको कौन मिले थे? एक में गांधी जी यानी महात्मा गांधी, बी में है गोखले जी,
और सी में है पुंडलिक जी, डी में है इनमें से कोई नहीं। जब वे भितिहारा पहुँचे थे जगदीश चंद्र माथुर जी, तो उनको एक पुंडलिक जी मिले थे। क्या मिले थे? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी कब मिले थे? जब वे भितिहारा पहुँचे थे तब। आपका ये पूछा क्या जा रहा है कि कौन मिले थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपका है पुंडलिक जी ने निर्भीकता किसी से सीखी थी? पुंडलिक जी जो थे वे निर्भीकता किसी से सीखी थी? एक में है कि गोखले जी से, बी में है गांधी जी से, सी में है कृपलानी जी से, और डी में इनमें से कोई नहीं। पुंडलिक जी निर्भीकता या सीखे थे किससे? तो ये गांधी जी से सीखे थे। गांधी जी से। निर्भीकता किससे? गांधी जी से। गोखले जी से नहीं सीखे थे, कृपलानी जी से भी नहीं, इनमें से कोई भी होगा नहीं। पंडित जी निर्भीकता महात्मा गांधी जी से सीखे थे। क्या से? महात्मा गांधी जी से सीखे थे। महात्मा गांधी जी से सीखे थे निर्भीकता। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जो कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह थे उनका किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो अभी हम देखे थे किसका मुकाबला करना पड़ा था। एक में है गयासुद्दीन तुगलक का, हमने ये अभी बताए थे। बी में है नादिर शाह का, सी में है अलाउद्दीन खिलजी का, डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कर्नाट वंश के जो राजा हरीश सिंह थे किसका मुकाबला करना पड़ा था? ये 16 नंबर क्वेश्चन है। आपको एक बार कमेंट में लिखिए, अगर आपका जवाब ए है तो ए लिखिए, और बी है तो इसको आप बी लिखिए, और सी है तो सी लिखिए, और डी है तो डी लिखिए। इस तरह का लिखिए ताकि आपको मालूम चले कि आपको इस सवाल का आंसर आप जानते थे कि नहीं। इस तरह का आपको कमेंट में लिख दीजिए। तो इसका हम आंसर बताते हैं कि कर्नाट वंश के राजा हरीश सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो हमने अभी पीछे बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। नादिर शाह का नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं। और अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा आंसर कितना? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका चंपारण धागर कहाँ से आए थे? जो धागर थे वे कहाँ से आए थे? एक में है कि रांची से, बी में है जमशेदपुर से, सी में है छोटा नागपुर से, और डी में आंध्र प्रदेश से। कहाँ से आए थे? जो चंपारण में जो धागर थे वे कहाँ से आए थे? तो आप जानते हैं कि वे छोटा नागपुर से आए थे। छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी जो थे चंपारण में कब आए थे? एक में है कि अप्रैल 1918 में, और बी में है कि अप्रैल 1920 में, और सी में है 20 जून 1917 में, और डी में अप्रैल 1917 में। गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो आप जानते हैं कि अप्रैल 1917 में आए थे। बाकी 20 जून 1917 नहीं होगा, ये सब आपका नहीं होगा। आपका हो जाएगा अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? एक में है ईख से, बी में है तंबाकू से, सी में है मसाला से, और डी में है नील से। तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो ये इसका हो जाएगा नील से। तीनकठिया प्रथा का संबंध नील से ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि पंडाई नदी कहाँ तक जाती है? पंडाई नदी जो है वह कहाँ से जाती है? तो एक में है कि भिकनाथोरी, बी में है बगहा, सी में रामनगर, डी में भितिहरवा। कहाँ तक जाती है जो आपका पंडाई नदी है? अब जानते हैं कि पंडाई नदी आपका है जो सिर्फ और सिर्फ भिकनाथोरी तक ही जाती है। बगहा, रामनगर, भितिहरवा सब नहीं जाती है, सिर्फ भिकनाथोरी तक जाती है। क्या? जो पंडाई नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है बराज कहाँ बन रहा था? एक में है बेलगांव में, बी में है भितिहरवा में, सी में है अमोलवा में, और डी में है भैंसा लोटन में। कहाँ बराज कहाँ बन रहा था? तो ये बन रहा था आपका भैंसा लोटन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आपका भी जवाब यही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? एक में है कि कदली वन, एक में है कदली वन, बी में है आम्र वन, सी में है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, डी में है अपना भवन। क्या सौंपा था कि अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो ये पर कदलीवन नहीं सौंपा था, आम्रवन 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं था, अपना भवन भी आम्रवन सौंपा था।
कि अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तो आम्रवन, क्या आम्रवन सौंपा था। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 23 नंबर है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। जो मठ के महंत थे जब वे चंपारण गए थे तो मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। एक में है कि एक जामुन के पेड़ के नीचे, बी में है अपने मठ में, सी में है एक झोपड़ी में, और डी में है एक महुए के पेड़ के नीचे। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी। आंसर लगाइए आप लोग, कमेंट में लिखिए इसका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखिए। तो इसका जवाब ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी नंबर है तो सी लिखिए, और डी है तो डी लिखिए। इस प्रकार से जवाब लिखिए, फिर हम बताते हैं आपको का आंसर क्या होगा। तो इसका होगा कि मठ के महंत ने गांधी जी को शरण कहाँ दी थी, तो ये होगा आपका एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक महुए के नीचे गांधी जी के शरण दी थी मठ के महंत ने। और अगला क्वेश्चन में आपका कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, यानी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। एक में है 16 जुलाई 1917 को, बी में 16 जुलाई 1918 को, सी में 17 अगस्त 1917 को, डी में 20 सितंबर 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म कब हुआ था, जगदीश माथुर कौन से पाठ को लिखे थे, तो ये लिखे थे ओ सदानीरा को। तो इसमें है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 16 जुलाई 1917 को, 1917 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, यानी वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। एक में है अज्ञे ने, बी में जगदीश चंद्र माथुर ने, सी में श्री कृष्ण सिंह ने, और डी में अशोक वाजपेयी ने। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण एक में है अज्ञे नहीं किए थे। अज्ञे कौन से पाठ को लिखे थे, अज्ञे लिखे थे आपका रोज पाठ को, रोज पाठ का लेखक अज्ञे है। और ये जगदीश चंद्र माथुर ये ओ सदानीरा पाठ को लिखे थे, ओ सदानीरा पाठ को लिखे थे तो जगदीश चंद्र माथुर। और ये अशोक वाजपेयी कौन से पाठ को लिखे थे, तो ये लिखे थे हार जीत को कौन लिखे थे, अशोक वाजपेयी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा ये जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो ये आपका किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन किए थे, तो ये आपका ये जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किए थे, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। और अगला क्वेश्चन इसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि 26 नंबर क्वेश्चन में आपको यह है कि आपका कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति ऐसी है जो माथुर जी की नहीं है, यानी माथुर जी नहीं लिखे हैं। एक में है मेरी बांसुरी, बी में है बंदी, सी में है रेशमी टाई, डी में है कोणार्क। कौन सी कृति जो माथुर जी की नहीं है, तो ये होगा आपका ये रेशमी टाई इनका नहीं होगा। रेशमी टाई क्या होगा, इनका नहीं होगा। मेरी बांसुरी भी इन्हीं का है, बंदी जीवन भी है, कोणार्क भी है। रेशमी टाई यानी ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। कौन सी कृति को एक और बताया जा रहा है कि जो माथुर जी की नहीं है। एक में है जानवर और जानवर, एक में है जानवर और जानवर, बी में है कहानी या नई कहानी, सी में है कि यायावर रहेगा याद, और डी में है भोर का तारा। क्या हो जाएगा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो माथुर जी की जो आप जानते हैं कि कहानी नई कहानी ये इन्हीं का है, ये माथुर जी ही लिखे हुए हैं। यायावर रहेगा ये भी इन्हीं का है, भोर का तारा भी इन्हीं का है। लेकिन ये जानवर और जानवर एक इनका है, तो ये आपका हो है मोहन राकेश जी का है। तो ये आपका हो जाएगा नहीं, ये आपका नहीं होगा। इसमें पूछा कौन जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है, तो ये मोहन राकेश जी का, तो इनका कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में है 28 नंबर, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। एक में है निबंध, बी में है कहानी, सी में है स्मरण, और डी में है आलोचना। क्या है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, तो ये आपका कहानी नहीं होगा, स्मरण भी नहीं होगा, आलोचना भी नहीं होगा, आपका निबंध हो जाएगा। निबंध, बोलते क्षण निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर।
और 29 नंबर क्वेश्चन में है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या 29 नंबर क्वेश्चन में है ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। ओ सदानीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। एक बार इसका भी आंसर लगा दीजिए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसका जवाब क्या होगा। ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए ऐसे ऐसे, और सी है तो सी लिख दीजिए, और डी है तो डी लिखिए। इस प्रकार से लिखिए ताकि लगे कि आपको जानते हैं इसका आंसर कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका कि ओ सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो ये किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो लिखा गया है एक में गंडक नदी को निर्मित बनाकर। किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो गंडक नदी को निर्मित बनाकर ये लिखा गया है, गंडक नदी को। यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका ये गंगा नदी को नहीं बनाया गया है, यमुना को भी नहीं हुआ, महानदी भी नहीं। यहाँ पर गंडक नदी को आधार बनाकर क्या लिखा गया है। ये पाठ को लिखा गया था। कौन से पाठ को। ओ सदानीरा को। और अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन के थारण शब्द किस शब्द से विकसित है। थारण जो शब्द है वो किस शब्द से मिलकर बना है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। थल तो कहीं से भी नहीं होगा, थल नहीं होगा। ये आपका स्थल भी नहीं होगा, आपका स्थल भी नहीं होगा, स्थान भी आपका नहीं होगा। होगा क्या थार। थारण शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। तो ये आपका है थार से ही विकसित हुआ है थारण शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। फिर से वही क्वेश्चन है। बिहार के सुप्रसिद्ध जो सांस्कृतिक उत्सव होता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। एक में कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी में है कि सच्चिदानंद सिन्हा ने, और डी में है जगदीश चंद्र माथुर ने, और डी में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो ये आपका एक ही है जो जगदीश चंद्र माथुर ने इसका किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। ओ मेरे सपने क्या है। ओ मेरे सपने क्या है बताइए। एक में है उपन्यास, बी में है कहानी, सी में है खंड काव्य, और डी में है नाटक। ओ मेरे सपने क्या है। तो ये आपका कहानी नहीं है, खंड काव्य भी नहीं है, नाटक भी नहीं है। ये आपका है उपन्यास। ये आपका उपन्यास है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर 33 नंबर आपका है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। गौतम बुद्ध का आविर्भाव यानी जन्म कब हुआ था। तो एक में है 2000 वर्ष पहले, बी में है 2500 वर्ष पहले, सी में 3000 वर्ष पहले, और डी में 500 वर्ष पहले। गौतम जो बुद्ध थे उनका आविर्भाव कब हुआ था। तो इसका जो गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था वह 2000 वर्ष पहले नहीं हुआ था। आपका 3000 वर्ष पहले क्या होगा। ये भी आपका नहीं होगा। 500 वर्ष पहले क्या ये हो जाएगा। नहीं, ये इसको भी हम नहीं देंगे। ये होगा आपका 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 34 नंबर में क्वेश्चन है आपका। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। जो राजा हरि सिंह थे वे इनका किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो एक में है कि गयासुद्दीन तुगलक का, बी में है नादिर शाह का, सी में है अहमद शाह का, और डी में है बाबर का। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो ये नादिर शाह का और अहमद शाह का और बाबर शाह का नहीं, ये नहीं करना पड़ा था। ये पर गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ये कब करना पड़ा था। तो 1325 में करना पड़ा था। आपको एक क्वेश्चन से डबल क्वेश्चन याद करा दे रहे हैं। आपको अच्छी बात है, आपको याद करते चली है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा के लेखक सबसे ये जरूरी क्वेश्चन है। आपको पूछा जाता है आसान, लेकिन पूछा जाता है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदानीरा के लेखक आपका लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद ये तो नहीं है, या शंकर प्रसाद नहीं है। आपका ओ सदानीरा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है। कोणार्क के नाटककार कौन है। कोणार्क के नाटककार कौन है। एक में है कि जयशंकर प्रसाद, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है हरे कृष्ण प्रेमी, और डी में है मैथिली शरण गुप्त।
कोणार्क के नाटककार कौन जाएंगे, तो कोणार्क जो रचना की है वे आपका है जगदीश चंद्र माथुर। इसका चैप्टर तो यही ज़्यादातर आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, अब कौन सा लगाते हुए चलना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। एक में है आपका रामवृक्ष वेनीपुरी, सी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है देवेंद्र सत्यार्थी, डी में है महादेवी वर्मा। 10 तस्वीर का रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हो गया। जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीर का रचनाकार, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपको हमने 37 क्वेश्चन करवाए। आप में हम अंदाज़ होगा कि आप 30 या 35 को सही कर पाए हो आसानी से। कितना सही कर पाए अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। हमको भी लगेगा कि तैयारी कैसे हुआ है। तो चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।